हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चल। आज नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूँ और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज। वीडियो का स्पीड 1.25 कर लेना अगर ज्यादा स्लो लगे तो। भयानक वायरस से तबाह दुनिया में आर्यन अब भी जिंदा था, लेकिन पहले जैसा इंसान नहीं। उसकी आंखों में अब वह चमक थी जो किसी योद्धा की होती है, जिसने मौत को खुद अपनी आंखों से देखा हो। कमरे में सन्नाटा था। हवा में अब भी उस रात की बेचैनी तैर रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली, ठंडे पानी से नहाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। पानी की हर बूंद मानो उसके भीतर के अपराध बोध और डर को धो रही थी। शॉवर से निकलकर जब उसने देखा, रेचल जाग चुकी थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी डरी समी नहीं थीं, उनमें जीवन लौट आया था। वह जिंदा थी और शायद ठीक भी। आर्यन के मन में एक ही बात गूंज रही थी, क्या सचमुच मेरा इलाज काम कर गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर उसकी शक्ति का सच कोई नहीं जान सकता था। रेशमा, अब तुम्हारी बहन रिद्धिमा रेबेक्का को सुरक्षित जगह ले चलना होगा, उसने धीरे से कहा और कमरे से निकल गया। रिद्धिमा बाहर तैयार खड़ी थी, बैग उसके कंधे पर था, आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। मेरी बहन कहाँ है? उसने पूछा। वो अब ठीक है, आर्यन ने जवाब दिया, थोड़ा वक्त चाहती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। रेशमा बाहर आई, पूरी तरह बदली हुई। उसके चेहरे पर न नया डर था, न दर्द। जैसे मौत से लौटकर किसी को नई ताकत मिल जाए। चलो, उसने कहा, अब यहां रुकना ठीक नहीं। तीनों धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े। सीढ़ियों में सन्नाटा था, लेकिन हवा में मौत की गंध फैली हुई थी। आर्यन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसके हाथ में चाकू था और निगाहें हर कोने पर टिकी हुईं। अचानक नीचे से एक हल्की गुर्राहट सुनाई दी। 3 संक्रमित वहां पड़े थे, जो अब रेंगते हुए ऊपर आने लगे। रिद्धिमा की सांस अटक गई। हे भगवान! पर आर्यन नहीं डरा। उसने एक एक कर तीनों को खत्म कर दिया, तेज, सटीक और बिना दया के। रिद्धिमा ने कांपते हुए पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, आदत हो गई है। नीचे पहुंचकर उसने दरवाजे के पार झांका, 4 और संक्रमित घूम रहे थे। अब उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना ही था। उसने हथेली पर बने घंटे के आकार के निशान को छुआ और पल भर में दुनिया थम गई। हर चीज रुक गई, आवाजें, हवा, सब कुछ। उस रुके हुए समय में आर्यन ने चारों को शांत कर दिया, बिना दर्द, बिना आवाज। जब समय फिर चलने लगा, रिद्धिमा ने चारों लाशें देखीं और बोली, ये सब कब हुआ? शायद कोई और सर्वाइवर रहा होगा, आर्यन ने झूठ कहा। रेशमा की निगाहें उस पर जमी रहीं, मानो वह कुछ समझ रही हो। लेकिन अभी सवालों का वक्त नहीं था। तीनों धीरे धीरे नीचे पार्किंग की ओर बढ़े, जहां एक लाल कार खड़ी थी। आर्यन को उम्मीद थी वहां कोई उनका इंतजार कर रहा होगा। और सच में कार में बैठी सिडनी गहरी नींद में थी। आसपास मौत का सन्नाटा था, पर वह चैन से सो रही थी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, कुछ लोग दुनिया के अंत में भी सुकून ढूंढ लेते हैं। एपिसोड लेक्सिंगटन चार्टर। वो सो रही है, रेबेका ने हैरानी से फुसफुसाया, मानो अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। लगता तो यही है, रेचल ने जवाब दिया, उसकी आवाज में उतनी ही हैरानी थी। मैंने धीरे से कार की खिड़की पर थपथपाया, ज्यादा तेज नहीं, ताकि वो डर न जाए। सिडनी हल्के से हिली, पर जागी नहीं। मैंने फिर से जरा जोर से दस्तक दी। उसकी नींद भरी आवाज आई, नीली आंखें धीरे धीरे खुली। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने लंबी जम्हाई ली और अपनी बाहें फैलाकर आलस में खिंचाई ली।
उसकी उंगलियों पर लगा काला नेल पेंट मध्यम रोशनी में चमक उठा, मानो कोई बिल्ली गहरी नींद से जाग रही हो। मैंने तुम्हें साफ कहा था, जल्दी लौट आना, उसने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा। लेकिन फिर उसकी नजर मेरे पीछे गई। वहां रेचल और रेबेका खड़ी थीं, दोनों घबराई हुई चिड़ियों की तरह। अच्छा, तो अब तुम साथ में मेहमान भी लाए हो, उसने ताने से कहा। मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, मैंने कंधे उचका दिए। और गाड़ी में जगह भी है, ऐसा नहीं कि भीड़ हो जाएगी। सिडनी ने बहनों को कुछ पल तक घूरा, जैसे हर इंच परख रही हो। फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, लेकिन एक बात साफ सुन लो, मैं टैक्सी ड्राइवर नहीं हूं। ये सफर मेरे तरीके से चलेगा। अगर मंजूर नहीं तो दूसरी सवारी ढूंढ लो। उसके सख्त लहजे के बावजूद अजीब बात ये थी कि मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सिडनी भले ही अकड़ू थी, लेकिन जो कहती थी वो निभाती भी थी, और इस पागल दुनिया में भरोसे से बड़ी कोई चीज नहीं बची थी। तभी रेचल आगे बढ़ी और हल्के कांपते हाथ से बोली, धन्यवाद हमें अपने साथ लेने के लिए। मैं रेचल हूं और ये मेरी बहन रेबेका। सिडनी ने उसका हाथ नहीं मिलाया, बस सिर हिलाया। सिडनी, उसने कहा, अब अगर औपचारिकताएं पूरी हो गईं तो निकलें। रात हो रही है और मैं कार में नहीं सोने वाली। वो ड्राइवर सीट पर बैठी, मैं आगे वाली सीट पर। रेचल और रेबेका पीछे की सीट पर टिक गईं। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी पार्किंग गैराज से बाहर निकली। जैसे ही सड़क पर पहुंचे, बाहर का दृश्य हमें झकझोर गया। हर तरफ अंधेरा, कुछ जगह जलती इमारतें और सैकड़ों संक्रमित लोग। ऐसे चल रहे थे जैसे कोई भयावह शहर फिर से जिंदा हो उठा हो। सिडनी ने कुशलता से गाड़ी मोड़ी, सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ को चकमा देती हुई आगे बढ़ती गई। वो बहुत तेज नहीं थीं, पर उनके झुंड को देख दिल कांप जाता था। उनके फटे सूट, खून से सने कपड़े और खाली निगाहें, सब कुछ भयानक था। थोड़ी देर बाद सिडनी ने पूछा, अपनी माँ मिली? मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली, हाँ। मिल गई। सिडनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सिर झुकाया। सॉरी, उसने धीरे से कहा, और उस एक शब्द में हजार बातें थीं। पीछे बैठे रेचल और रेबेका ने भी समझ लिया था कि इसका क्या मतलब है। रेचल कुछ बोलना चाहती थी, पर चुप रह गई। मैंने बात बदलने के लिए पूछा, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? सिडनी की आंखों में थोड़ी चमक आई। मेरे घर, उसने कहा, जैसे ये सबसे आम जवाब हो। तुम्हारा घर, मैंने हैरानी से कहा। और कहाँ जाऊंगी, उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किसी छोड़ी हुई बिल्डिंग में? नहीं धन्यवाद। आधे घंटे की ड्राइव के बाद सड़कें शांत होती गईं। कम संक्रमित, महंगे इलाके और चौड़ी गालियां। आखिर एक शानदार घर के सामने गाड़ी रुकी। ये कोई हवेली तो नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी थी। सिडनी ने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से गेट खोला, गाड़ी अंदर चली गई। गेट के बंद होते होते कुछ संक्रमित दीवार से टकरा गए, पर अंदर नहीं आ सके। स्वागत है मेरे छोटे से महल में, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम अंदर गए और जो देखा उससे सब चौंक गए। घर बिल्कुल सामान्य था। साफ सजासवरा, गर्म रोशनी वाला, जैसे किसी डिजाइन मैगजीन से निकला हो। क्या हुआ? सिडनी हंसते हुए बोली। तो कुछ अलग उम्मीद की थी। मैं झेंप गया। नहीं, बस मैंने सोचा था तुम्हारा स्टाइल थोड़ा डार्क होगा। ओह, समझ गई, उसने मुस्कराकर कहा। काले कपड़े पहनती हूं तो तुमने सोचा घर भी कब्र जैसा होगा। हम तीनों चुप हो गए, क्योंकि वो सच बोल रही थी। कोई बात नहीं, सिडनी ने कहा। मैं भी डिजाइन समझती हूं। अब अगर बुरा न मानो तो मुझे नहाना है। खाना फ्रिज में है,
लेकिन ध्यान रखना, अब हर चीज कीमती है। वो ऊपर चली गई और हम तीनों वहीं रह गए। मैंने फ्रिज खोला, ठंडा पानी देखा और एक बोतल उठा ली। कुछ घूंट पीते ही लगा जैसे जान में जान आई हो। पीछे देखा तो रेचल और रेबेका सोफे पर बैठी थीं। रेचल टीवी ऑन करने की कोशिश कर रही थी, पर हर चैनल बंद था। कुछ भी नहीं, उसने थकी हुई आवाज में कहा। हर स्टेशन खामोश। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। मैंने पूछा, पानी लोगी? रेबेका ने सिर हिलाया और बोतल ली। फिर वो मेरी तरफ देखी और बोली, तुम हाई स्कूल में पढ़ते हो न? हाँ, अब्राहम लिंकन सेकेंडरी में। तुम? लेक्सिंगटन चार्टर। मैंने हैरानी से उसे देखा। क्या कहा? लेक्सिंगटन चार्टर। उसने सहजता से सिर हिलाया, जैसे ये कोई आम स्कूल हो। लेकिन वो न्यूयॉर्क का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल था, जहां अरबपतियों और नेताओं के बच्चे पढ़ते थे। वहां दाखिला पाना असंभव माना जाता था। मैंने उसे नए नजरिए से देखा। शायद वो बहुत होशियार थी, जीनियस लेवल की। वाओ, मैंने कहा, ये तो काफी शानदार है। रेबेका हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ मुझे पता है। रेचल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे अपनी बहन पर गर्व हो। सिडनी का मजाक, एक अजीब रात। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां कर्कश आवाज कर रही थीं जब सिडनी धीरे धीरे नीचे उतरी। रयान को उम्मीद थी कि वह अपनी गॉथिक स्टाइल में कोई भारी भरकम ड्रेस पहनकर आएगी, लेकिन जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। सिडनी बस एक बड़ी सी काली टी शर्ट में थी, ढीली, आरामदायक और बिल्कुल बेपरवाह। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वासी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। रयान ने झट से नजरें फेर लीं, जैसे दीवार का पुराना पेंट अचानक बहुत दिलचस्प लगने लगा हो। सिडनी, रेचल ने झिझकते हुए कहा, तुमने ये पहन लिया? सिडनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए, आराम चाहिए था। और वैसे भी अब तो रात हो चुकी है। बाहर घुप अंधेरा था। हवा में खामोशी और डर दोनों थे। सिडनी ने खिड़की की ओर इशारा किया, इस अंधेरे में बाहर निकलना बेवकूफी होगी। आज रात यहीं रुकते हैं, सुबह निकलेंगे। रयान चुपचाप सोचने लगा, शायद वो सही कह रही थी। शहर खामोश था, लेकिन वो खामोशी मौत जैसी लग रही थी। तो सिडनी ने दूध का एक गिलास उठाया, सीधे बोतल से घूंट लिया और बोली, मेरे पास ऊपर 2 कमरे हैं। रहना है तो रह लो, वरना बाहर दरवाजा खुला है। रयान ने गहरी सांस ली। मैं रुक रहा हूं। सिडनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, इसका मुझ पर थोड़ा क्रश है। रयान का चेहरा लाल हो गया, मैं सब सुन रहा हूं। कुछ देर बाद सिडनी उसे ऊपर कमरों की सफाई दिखाने ले गई। रास्ते में वह लगातार हंसती रही और रयान अपने आप में बड़बड़ाता, ये लड़की वाकई तूफान है। जब वे सिडनी के कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा युद्धभूमि जैसा था। कपड़े, किताबें और बिखरी हुई चीजें हर जगह। डरना मत, सिडनी ने हंसते हुए कहा, ये मेरा कला का अभिव्यक्ति है। रयान ने झाड़ू उठाया, कला नहीं, कचरा कहो। सिडनी दरवाजे से टेकी खड़ी थी, बाहें सीने पर, आंखों में शरारत। क्या हुआ? डर गए मेरे कमरे से? नहीं, रयान ने सिर झुकाया, बस सोच रहा हूं, सफाई कहां से शुरू करूं। यहां से, सिडनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मजाक में उसके कंधे पर हल्की सी ठोकर मारी। रयान चुपचाप काम करने लगा।
कुछ देर तक बस झाड़ू की आवाज और उनकी सांसें गूंजती रहीं। फिर सिडनी ने धीरे से कहा, जानते हो रयान, तुम जितना चुप रहते हो उतना ज्यादा दिलचस्प लगते हो। रयान ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। उसी पल जब उसने पलटकर देखा, सिडनी बिल्कुल पास थी। उनकी नजरें मिलीं, पल भर के लिए कमरा थमसा गया। वो कुछ कहना चाहता था, पर सिडनी ने हंसते हुए कहा, आराम से हीरो, इतना सीरियस मत देखो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। रयान ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। कभी कभी सबसे अंधेरे समय में भी कोई हंसी किसी को फिर से जिंदा महसूस करा देती है। सिडनी के घर पर आखिरी डिनर। सीढ़ियों से नीचे आते ही खुशबू ने मुझे घेर लिया। जड़ी बूटियों और भुने मांस की गहरी, सुकून देने वाली महक। ऐसा लग रहा था मानो किसी पुराने, सुरक्षित संसार की झलक मिल रही हो। मेरे साथ सिडनी चल रही थी। घर अब पहले से ज्यादा गर्म और जीवंत लग रहा था, जैसे इस अंधेरे और डर भरी दुनिया में भी किसी ने घर की भावना जिंदा रखी हो। हे भगवान, सिडनी ने सांस छोड़ते हुए कहा। रैचल, यह खुशबू तो गजब है। टेबल पर नजर गई तो आंखें ठहर गईं। रैचल ने फ्रिज में जो भी था उसे एक शानदार दावत में बदल दिया था। सुनहरी भुनी चिकन बीच में सजी थी, उसके चारों ओर मसालों से महकते आलू, शहद में लिपटे गाजर और ताजा बेक की हुई रोटी। मोमबत्तियों की रोशनी में सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। वाह रैचल, तुमने तो कमाल कर दिया, सिडनी बोली। उसकी आवाज में सच्ची तारीफ थी। रैचल ने झिझकते हुए मुस्कराया। उसके गालों पर आटे की परत और मेहनत की गर्मी झलक रही थी। वो बालों की एक लट कान के पीछे करती हुई बोली, बस सोचा जो चीजें खराब होने वाली हैं उन्हें इस्तेमाल कर लूं। कल निकलना है तो बर्बाद क्यों करें। सिडनी ने पहले ही कुर्सी खींच ली और चम्मच उठाया। खैर, वजह जो भी हो, मैं शुक्रगुजार हूं। उसने चिकन का टुकड़ा उठाते हुए कहा, माफ करना, मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। भूख से मर रही हूं। पहला निवाला लेते ही उसने कहा, इश डिलिशियस। मुंह भरे भरे ही बोलने पर सब हंस पड़े। रैचल के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो हमने यहां आने के बाद पहली बार देखी थी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बना है रैचल। सच में। वो सिर झुकाकर मुस्कराई, अच्छा लगा सुनकर। रेबेका उत्साह से बोली, मैंने कहा था ना, मेरी दीदी शेफ से भी बेहतर है। लेकिन फिर अचानक चुप हो गई, जब उसके मन में पुराने दिन कौंध गए। मां बाप का जिक्र आते ही टेबल पर सन्नाटा छा गया। रैचल ने उसका हाथ थाम लिया। जब मैं 12 साल की थी तभी सीखना पड़ा, उसने धीमे से कहा। मुझे एहसास हुआ वो सिर्फ बहन नहीं, एक संरक्षक है। इस तबाह दुनिया में भी वो अब भी अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रही है। सिडनी ने पानी का गिलास उठाया। रैचल के नाम, जो इस ज़ॉम्बी दुनिया में भी चमत्कार कर सकती है। रेबेका खिलखिला उठी, टू रैचल। मैंने भी गिलास उठाया और कहा, टू रैचल। और इस बार मैंने पूरे दिल से कहा। उस पल रैचल की मुस्कान में एक चमक थी जिसने मेरे दिल की बेचैनी और अपराध बोध को और गहरा कर दिया। मैं चाहता था सब कुछ सच बता दूं कि कैसे मैंने उसे ठीक किया और किस कीमत पर, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए। एमिली की बातें अब भी दिमाग में गूंज रही थीं। तेरी ताकत जिम्मेदारी है, वरदान नहीं। और अब डर था।
अगर फिर किसी और स्थिति में मुझे किसी को ऐसे ठीक करना पड़ा, क्या मैं फिर वही कर पाऊंगा? मैं कांपते हुए कांटे को थामे रहा। शायद नहीं। तभी रेबेका ने चुप्पी तोड़ी। वैसे कल हम कहाँ जा रहे हैं? सिडनी ने जवाब में सोचा, फिर बोली, मेरे घर में रहना आरामदायक है, लेकिन राशन खत्म हो रहा है। हमें कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां सुरक्षा भी हो और सामान भी मिल सके। उसने बहनों की ओर देखा। तुम दोनों का क्या प्लान है? रैचल ने कुछ सोचकर कहा, हम रेबेका के स्कूल जा सकते हैं, लेक्सिंगटन एकेडमी। वो तो आधे घंटे की दूरी पर है, सिडनी बोली। लेकिन वहां क्यों? रैचल ने गहरी सांस ली। वहां बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी फंसे होंगे। उनमें बड़े लोगों के बच्चे हैं, राजनेता, अमीर, डिप्लोमेट्स। अगर कोई जगह बचाई जाएगी तो वही होगी। ये बात गलत भी नहीं थी। जहां ताकत और पैसा होता है, वहां उम्मीद बाकी रहती है। रेबेका बोली, मेरे पास स्टूडेंट कार्ड है, गेट खुल जाएगा। मैंने धीरे से कहा, अगर वहां ज़ॉम्बीज़ न हो तो। लेकिन वो बोली, शायद अब भी उम्मीद बाकी हो। सिडनी ने सिर हिलाया, ठीक है, ट्राई तो कर सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली, मैं भी साथ हूं। बाकी डिनर चुपचाप बीत गया। हम सब अपने अपने ख्यालों में खोए रहे। रात को जब मैं कमरे में पहुंचा तो सब कुछ सुकून भरा लगा। साफ चादरें, धूलमुक्त फर्नीचर और वो एहसास कि शायद हम एक रात के लिए फिर से सामान्य हो गए हैं। मैंने शर्ट उतारी और शीशे के सामने रुका और वहीं ठिठक गया। मेरे शरीर में बदलाव था। मांसपेशियां पहले से मजबूत, उभरी हुई। थकान जैसे गायब थी। क्या ये मेरी शक्ति का असर था? क्या हो रहा है मुझ में? मैं बुदबुदाया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। हाँ, मैंने कहा। दरवाजा खुला और सामने रैचल खड़ी थी। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। तुम जाग रहे हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने बस इतना कहा। कुछ पल तक बस खामोशी रही। फिर आखिरकार उसने धीरे से कहा, मुझे पता है। मुझे तुमने ही उस संक्रमण से बचाया है। अध्याय रिया के साथ वादा। धीरे धीरे सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस बाहर दूर कहीं टूटे हुए कांच की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन अब भी बिस्तर पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में नींद नहीं, बस थकान, डर और गुस्से का मिलाजुला एहसास। कल रात की बातें अब भी उसके ज़हन में घूम रही थीं। सिडनी के घर से निकलते वक्त उसकी आंखों में डर था और रिया की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो धीरे से उठा, टूटी हुई अलमारी से अपनी शर्ट निकाली और पहनी। जैसे ही उसने बटन लगाया, पीछे से हल्की सी आवाज आई, आर्यन। वो पलटकर देखता है। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन नजरों में वही पुराना अपनापन था। तुम जा रहे हो? उसने धीमे से पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ। यहां रुकना अब सुरक्षित नहीं है। सिडनी ने जो कहा वो सही थी। यहां ज्यादा देर रहना मौत को बुलाना है। रिया कुछ कदम आगे बढ़ी तो, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? आर्यन के होंठ कांप गए। ऐसा नहीं है, रिया। मैं वादा करता हूं, मैं लौटूंगा। जब ये सब खत्म होगा, जब ये दुनिया फिर से सांस लेगी, मैं वापस आऊंगा। रिया की आंखों में आंसू भर आए। और अगर तुम नहीं लौटे तो? आर्यन एक पल के लिए कुछ नहीं बोला।
फिर धीरे से उसकी ओर बढ़ा, उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो याद रखना मैंने कोशिश की थी। तुम्हारे लिए, माँ के लिए, सबके लिए। रिया ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान टूट गई। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, सबका दर्द खुद में समेटे हुए। वो आगे बढ़ी और आर्यन को गले लगा लिया। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजार बातें छिपी थीं। बाहर मौत का साया घूम रहा था, लेकिन उस छोटे से कमरे में जिंदगी एक बार फिर सांस ले रही थी। कुछ सेकंड बाद आर्यन पीछे हटा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने रिया के बालों को पीछे किया और कहा, तुम मजबूत हो रिया, तुम्हें जीना होगा। अगर मैं देर कर दूं तो भी हार मत मानना, समझी? रिया ने सिर हिलाया। उसने अपने गले से एक छोटी सी चेन निकाली और आर्यन के हाथों में रख दी। ये माँ की याद है। ये अब तुम्हारे पास रहेगी, ताकि जब भी डर लगे तुम्हें याद रहे कि कोई है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आर्यन ने चेन को अपने दिल के पास लगाया और गहरी सांस ली। मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा। उसने आखिरी बार कमरे को देखा, टूटे हुए फर्नीचर, बिखरे कपड़े और दीवार पर लटकी वो पुरानी तस्वीर जिसमें सब मुस्कुरा रहे थे। वो बोला, अब अलविदा कहना होगा। रिया ने धीरे से कहा, अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे। आर्यन ने एक हल्की मुस्कान दी और बाहर निकल गया। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और उस आवाज के साथ एक कहानी का एक हिस्सा खत्म हो गया। लेकिन आर्यन की जंग अभी बाकी थी। लेक्सिंगटन अकादमी का आगमन। कार का इंजन धीमी धीमी गुनगुनाहट में चल रहा था। सड़कें सुनसान थीं और चारों ओर फैली वीरानी में सिर्फ टायरों की आवाज गूंज रही थी। पिछले 40 मिनट से हम अपनी अस्थायी शरण से निकलकर रिया के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। हर कोई अपने अपने डर, उम्मीदों और अंदाजों में खोया हुआ था कि लेक्सिंगटन अकादमी में हमें क्या मिलने वाला है। जैसे ही हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे और स्कूल नजर आया, मेरी सांस रुक गई। हे भगवान, मैंने खिड़की से झांकते हुए कहा। हमारे सामने जो दृश्य था वो किसी परीक्षा के महल जैसा लग रहा था। अगर उस परीक्षा में ज़ॉम्बी मौजूद होते तो। लेक्सिंगटन अकादमी ऊंची ऊंची पत्थर की इमारतें, गॉथिक डिजाइन, नुकीले टॉवर, पत्थर के बने डरावने गारगोल और रंग बिरंगे शीशे की खिड़कियां जो दोपहर की धूप में चमक रही थीं। चारों ओर हरी घास के मैदान और पुराने हिस्सों पर चढ़ी बेलें, मानो किसी पुरानी यूरोपीय कहानी की दुनिया हो। ये तो स्कूल से ज्यादा किसी किले जैसा लग रहा है, मैंने कहा, अब भी हैरान होकर। मैंने अमीरों के स्कूलों की तस्वीरें तो देखी थीं, लेकिन असल में सामने देखना कुछ और ही था। ये वही जगह थी जहां मंत्रियों, अरबपतियों और फिल्मी सितारों के बच्चे पढ़ते थे। एक ऐसी दुनिया जो मेरी पुरानी पब्लिक स्कूल की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। यानी अमीरों की दुनिया कुछ ऐसी होती है, सिया ने सूखे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी थोड़ा सा जलन था। लेकिन हमारा वो पल भर का अचंभा जल्द ही डर में बदल गया, क्योंकि स्कूल के चारों ओर संक्रमित लोग घूम रहे थे। साफ सुथरे यूनिफॉर्म अब खून और चीथड़ों में बदल चुके थे। कई खिड़कियों से चिपके हुए, अंदर झांकते हुए, जैसे अब भी शिकार की तलाश में हों। मैदानों में लड़खड़ाते हुए चलते, दीवारों पर टकराते, कुछ धीमी गुर्राहटें निकालते। पूरा कैंपस अब किसी नर्क का दृश्य बन चुका था। रिया के होंठ कांपने लगे और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रूही ने कांच से चिपकी निगाहों से कहा, वो फव्वारे के पास वाली लड़की, वो कोर्टनी मॉरिसन है। मेरी क्लासमेट थी। सिया ने गाड़ी साइड में रोक दी। इंजन बंद हो गया और बस सन्नाटा रह गया।
मुझे नहीं लगता तुम्हारे किसी भी क्लासमेट ने बचकर दिखाया होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक अब भी थी, आशा की। शायद उसने धीमे स्वर में कहा, शायद अंदर कुछ लोग अब भी जिंदा हों। अगर हम अंदर जा पाए तो उन्हें मदद मिल सकती है। मैंने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। मैंने भी अपने स्कूल में पूरी रात एक स्टोरेज रूम में छुपकर बिताई थी। संभव है अंदर कोई अब भी जिंदा हो। सिया ने हमें देखा जैसे हम दोनों पागल हों। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? अगर 2 दिन से कोई मदद नहीं पहुंची तो कोई नहीं आने वाला। ये सच्चाई है। सब अपने अपने परिवार बचाने में लगे हैं, रिया ने कहा। लेकिन अगर हम किसी को ढूंढ पाए तो शायद किसी का परिवार उनके लिए आए। सिया ने लंबी सांस ली, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। वो मान तो नहीं रही थी, लेकिन वो भी जिज्ञासु थी। रूही ने रिया की ओर देखा, फिर कहा, दीदी, अब उन्हें बता दो। मैंने पूछा, क्या बताना है? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हमारे पिता को पता है कि रूही लेक्सिंगटन में पढ़ती है। अगर उन्हें खबर लगी कि वो खतरे में है, वो जरूर हमें बचाने आएंगे। शायद उन्होंने पहले से ही किसी को भेजा हो। तो तुम दोनों किसी अमीर घर से हो? मैंने पूछा। रिया ने धीमे से कहा, हाँ, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। हम उनके बताए पते पर नहीं रह रहे थे। उन्होंने हमें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गई। हम एक दोस्त के अपार्टमेंट में छिपे थे। अब बहुत कुछ समझ आने लगा था। सिया हल्के व्यंग्य से बोली, तो इसलिए तुम लेक्सिंगटन आने पर जिद कर रही थी। तुम मूर्ख नहीं हो, बस चालाक। फिर उसने गाड़ी रोकी, स्कूल के पिछले हिस्से में एक सर्विस गेट के पास। ठीक है, उसने कहा, अगर अंदर जाना ही है तो साफ सुन लो। हम हीरो बनने नहीं आए हैं। हम बस संपर्क ढूंढेंगे, तुम्हारे पिता से बात करेंगे और वापस निकलेंगे। जो रास्ते में बचेगा वो बोनस है। समझ गए? समझ गए, मैंने कहा। सिया मुस्कुराई, तो चलो कुछ अमीर बच्चों को बचाते हैं। लेकिन तभी मैंने खिड़की से देखा। संक्रमित हमारी ओर बढ़ रहे थे। वो आ रहे हैं, मैंने चिल्लाया। अब हमें भागना होगा। रूही ने गेट की ओर इशारा किया, वो छोटा सर्विस गेट उधर। हम सब कार से कूदे और भागने लगे। हवा में सड़न और मौत की गंध घुली थी। रूही ने कार्ड स्वाइप किया। बीप। एक्सेस डिनाइड। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। नन्ही, ये तो हमेशा काम करता था। सिया ने तुरंत अपना बैग उछालकर गेट पार कर दिया। समय नहीं है, चढ़ो। वो दौड़ी, उछली और गेट के ऊपर पहुंच गई, जैसे किसी सैनिक की ट्रेनिंग हो। कमाल की लड़की है, मैंने बड़बड़ाया। अब तुम लोग, उसने आवाज लगाई। रूही कोशिश कर रही थी, लेकिन उछाल नहीं ले पा रही थी। मैं बहुत छोटी हूं, नहीं हो पा रहा। मेरी पीठ पर चढ़ो, मैंने झुकते हुए कहा। वो झिझकी, क्या तुम पक्का हो? जब तक जिंदा रहना है, जल्दी करो, मैंने कहा। वो मेरे कंधों पर चढ़ी और मेरी मदद से गेट के ऊपर पहुंच गई। थैंक यू, उसने कहा और दूसरी ओर कूद गई। अब तुम्हारी बारी रिया, मैंने पुकारा। वो कांपते हुए पीछे हट गई। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं। मैंने उसे पकड़कर उठाया। वो हल्की थी, लेकिन पल भर के लिए उसकी आंखों में डर की जगह कुछ और चमका, यकीन। वो ऊपर चढ़ी, थैंक यू आर्यन। अब मैं अकेला था। जैसे ही मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, अचानक नीचे से किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। आर्यन, रिया की चीख गूंजी।
नीचे एक औरत थी, शायद किसी टीचर की यूनिफॉर्म में। उसकी आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था, लेकिन पकड़ स्टील जैसी मजबूत। मैंने जोर से लात मारी, वो छूट गई। पर तभी एक और संक्रमित ने दूसरा पैर पकड़ लिया। भागो, मैंने चिल्लाया। मैं पीछे से आता हूं। सिया ने चारों ओर देखा, वो सामने शेड है, वहां छिप सकते हैं। लेकिन तभी दूर से एक जोरदार धमाका हुआ और शहर की दिशा से चीखें उठीं। मैंने पूरा जोर लगाकर खुद को ऊपर खींचा, गेट पार किया और नीचे गिर पड़ा। टखना दर्द से जल उठा, लेकिन मैं जिंदा था। चलो, मैंने चिल्लाया। हम सब दौड़ पड़े उस नर्क से दूर, उस उम्मीद की ओर जहां शायद जिंदगी अब भी छिपी हो। लेक्सिंगटन चार्टर में प्रवेश। चलो, जल्दी करो, आर्यन चिल्लाया और बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। उसके सामने खड़ा था लेक्सिंगटन चार्टर एकेडमी, एक पुराना राजसी स्कूल जिसकी दीवारें पत्थर की बनी थीं और खिड़कियां किसी प्राचीन महल की तरह झुकी हुई थीं। धूप में उसकी ऊंची इमारत ऐसी लग रही थी मानो कोई किला खड़ा हो, बाहर की तबाही से अडिग और कठोर। पर आर्यन जानता था, ये जगह भी अब सुरक्षित नहीं है। पीछे से संक्रमितों, इन्फेक्टेड की कराहटें सुनाई दे रही थीं, उनके घसीटते कदम, टूटी हड्डियों की खड़खड़ाहट और वह भयानक गंध जो हर सांस को भारी बना रही थी। आर्यन ने स्कूल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर हैंडल खींचा, लेकिन दरवाजा बंद था। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा। वो दरवाजा मजबूत लकड़ी का बना था, उस पर पुराने पीतल के हैंडल लगे थे। किसी जमाने में ये शायद स्कूल की शान रहा होगा। आर्यन, वो आ रहे हैं, सिडनी की आवाज गूंजी। पीछे मुड़ते ही आर्यन ने देखा, दर्जनों संक्रमित तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। सब पीछे हटो, उसने कहा और खुद कुछ कदम पीछे गया। वो दरवाजे को घूर रहा था, जैसे उसकी आंखें अब लकड़ी के आर पार देख सकती हों। फिर वो दौड़ा पूरे जोर से। धड़ाम! झटका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत हिल गई। क्या बला है ये ताकत? सिडनी ने फुसफुसाया। आर्यन के कंधे में दर्द था, लेकिन दरवाजा थोड़ा हिला था। अब बस एक वार और। उसने फिर से दौड़ लगाई। धड़ाम! इस बार दरवाजा टूट गया और वो अंदर गिर पड़ा। जल्दी अंदर आओ, सिडनी चिल्लाई। सिया और रूही भागती हुई अंदर आईं और टूटे हुए दरवाजे को धक्का देकर बंद करने की कोशिश करने लगीं, मगर दरवाजा पूरी तरह टूट चुका था। अंदर की इमारत सुनसान थी, संगमरमर के फर्श, ऊंची छतें और पुरानी पेंटिंग्स जिनमें मुस्कुराते चेहरे अब डरावने लग रहे थे। ऊपर चलो, रूही ने कहा और सीढ़ियों की ओर दौड़ी। आर्यन, तुम ठीक हो? सिया ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। हाँ। चलो, आर्यन ने जवाब दिया, दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हुए। वे लोग दूसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां गलियारा ट्रॉफियों और तस्वीरों से सजा था, लेकिन अब सब टूटा, धूल भरा और खामोश था। फिर उन्होंने देखा, कुछ संक्रमित छात्र वहीं खड़े थे, बिना हिले डुले। तीसरी मंजिल पर चलते हैं, सिडनी चिल्लाई और सब दौड़ पड़े। लेकिन तभी अंधेरे कोने से एक संक्रमित शिक्षक झपटा, सीधे सिया पर। दीदी, रूही की चीख गूंजी। पर आर्यन पहले से हरकत में था। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और उस जीव को जोर से धक्का मारकर सीढ़ियों की रेलिंग से भिड़ा दिया। भागो, आर्यन गरजा। शिक्षक की पसलियां टूटने की आवाज आई, लेकिन वो फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। आर्यन ने उसके गले को दोनों हाथों से पकड़ा। वो उसे पीछे धकेल रहा था, पर जमीन पर फैला खून उसके पैर के नीचे आया और वो फिसल गया। आह! दोनों नीचे की सीढ़ियों से लुढ़कते चले गए। आर्यन, सिया की चीख गूंजी। भागो, उसने नीचे गिरते हुए भी चिल्लाया।
रूही ने सिया को पकड़कर खींचा, दीदी हमें जाना होगा, और दोनों ऊपर की ओर भागीं। आर्यन नीचे जा गिरा। उसके आसपास खामोशी थी, पर कुछ दूरी पर 4 संक्रमित गलियारे में घूम रहे थे। वो जमीन से उठकर दीवार से टिक गया। सांसें तेज चल रही थीं। ऊपर से और संक्रमित गिरते हुए आ रहे थे। उसे तुरंत किसी जगह छिपना था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, दरवाजों पर लिखे नाम देखता हुआ। हर क्लासरूम में आवाजें थीं, संक्रमित छात्रों की, जो अब भी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, खाली आंखों से दरवाजे को घूरते हुए। पर चौथा कमरा चुप था। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। भगवान का शुक्र है, उसने राहत की सांस ली और पीछे से दरवाजा बंद किया। फिर उसने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। धूप की किरणों में एक लड़की खड़ी थी, जीवित। उसकी नीली आंखें डर और राहत से चमक रही थीं। तुम इंसान हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों की आंखें मिलीं, और एक पल के लिए उस मौत भरी दुनिया में उन्हें एक उम्मीद नजर आई। अध्याय रूसी जुड़वा बहनें। कमरे के दरवाजे पर कदम रखते ही आर्यन ठिठक गया। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म आधी खुली हुई थी। शायद वो कपड़े बदल रही थी जब वो अंदर घुसा। वो वहीं जम गई। और आर्यन भी। चारों तरफ सन्नाटा, बस बाहर कहीं से संक्रमितों की कराहने की आवाज और उसके अपने भारी सांसों की ध्वनि। आर्यन ने तुरंत नजरें झुका लीं, ताकि माहौल कम अजीब लगे। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक और परछाई हिली। रुको एला, वो लड़की कुछ कह ही रही थी कि धड़ाम, कुछ सख्त चीज उसके सिर के किनारे पर जोर से लगी। तेज दर्द ने उसके पूरे सिर को सुन्न कर दिया। दुनिया घूमी और अंधेरा छा गया। धीरे धीरे होश लौटा। पहली चीज जो उसने महसूस की वो था दर्द, सिर में भारी धड़कन और कुछ गर्मसा उसके बालों में चिपका हुआ। उसने करवट ली और सामने 2 धुंधले चेहरे नजर आए। पहले तो उसे लगा शायद चोट के कारण डबल दिख रहा है, लेकिन नहीं, वहां वाकई 2 लड़कियां थीं। एक वही लड़की थी जो पहले दिखी थी। अब उसने ठीक से अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी, सुनहरे बालों को नीले रिबन से बांधा हुआ। दूसरी बिल्कुल उसी जैसी, वही चेहरे की बनावट, वही नीली आंखें, बस उसके बाल खुले हुए थे। जुड़वा बहनें। खूबसूरत, निडर और थकी हुई। उनकी शक्ल देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये दोनों मौत के साये में जी रही हैं। तुमने इसे इतना जोर से क्यों मारा? एला, खुले बालों वाली ने कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। एला, जो अब भी एक टूटी हुई कुर्सी का पैर पकड़े थी, घबराकर बोली। मैंने सोचा ये संक्रमित है, आलिया। ये अचानक अंदर आ गया जब तुम बदल रही थी। दोनों बहनों के चेहरे पर एक पल के लिए शर्म और डर एक साथ झलक गया। आर्यन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पीछे बंधे हैं। उसने देखा, उसके कलाइयों पर स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े के टुकड़े कसकर बांधे गए थे। वो जाग गया, आलिया ने धीरे से कहा। एला ने तुरंत अपना लकड़ी का डंडा फिर उठा लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। आर्यन ने थके स्वर में कहा, सुनो, मैं संक्रमित नहीं हूं। मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। प्लीज मुझे खोल दो। हम तुम्हें ऐसे कैसे मान लें? एला ने संदेह भरी निगाहों से पूछा। उसके शब्दों में डर और गुस्सा दोनों थे। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर मैं संक्रमित होता तो अब तक बदल चुका होता। मैं बस बचने की कोशिश कर रहा था। आलिया ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे धीरे आर्यन का बैग उठाया। रुको, क्या कर रही हो? एला ने डरते हुए कहा।
देख लेती हूँ ये सच बोल रहा है या नहीं, आलिया बोली। उसने बैग से पानी की बोतल निकाली और आर्यन के पास आई। धीरे से बोली, पियो। ठंडा पानी उसके गले से उतरता गया, जैसे रेगिस्तान में किसी ने बूंद गिरा दी हो। आर्यन ने राहत की सांस ली। अब बताओ तुम कौन हो, आलिया ने पूछा। आर्यन, मैं और मेरे दोस्त यहाँ आए थे। हमें लगा कि इस स्कूल से किसी तरह संपर्क किया जा सकता है, ताकि मेरी दोस्त अपने पिता से बात कर सके और हमें मदद मिल जाए। तुम्हारी दोस्त इस स्कूल की छात्रा है, आलिया ने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ। नाम? उसने सीधा सवाल किया। आर्यन ने थके स्वर में कहा, पहले बांध खो दो, फिर बताऊंगा। नहीं, एला गर्जी, ये झूठ बोल रहा है। आर्यन का सब्र टूट गया। मैं संक्रमित नहीं हूं, पागल हो क्या? उसकी आवाज दीवारों से टकराई। एला ठिठक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। आलिया ने उसे शांत किया, बस करो एला, ये सच बोल रहा है। फिर उसने धीरे से कहा, माफ करना। पिछले 2 दिनों में हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत खतरनाक थे। उन्होंने हम पर हमला किया, हमें अगवा करने की कोशिश की। आर्यन ने सिर हिलाया, मैं समझ सकता हूं। इस हालात में कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आलिया ने कुछ सोचकर उसकी रस्सियां खोल दी। आर्यन धीरे से खड़ा हुआ, दर्द से सिर पकड़ लिया, उंगलियों पर खून लगा था। एला ने अपराध भाव से मुंह फेर लिया। आर्यन बस बोला, अब कोई बात नहीं। तुम दोनों बस बची रहो, यही काफी है। उसकी बातों में सच्चाई थी। आलिया ने हल्की मुस्कान दी। तुमने कहा तुम्हारे दोस्त तीसरी मंजिल पर हैं? उसने पूछा। हाँ, लाइब्रेरी में, आर्यन ने जवाब दिया। वो जगह सुरक्षित है ना? आलिया ने सिर हिलाया, हाँ, वही एक जगह है जहां अब तक कोई संक्रमित नहीं पहुंचा। हम सब वहीं रह रहे हैं। आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। तुम सब? उसने पूछा। आलिया ने धीरे से जवाब दिया, करीब 30 लोग। आर्यन और अपकलिप्स की रात। बाकी भी हैं? मैंने हैरानी से पूछा। तुम लोग कितने हो? करीब 30 के आसपास, आराध्या, अलीशा ने जवाब दिया। 30? मैंने सोचा था शायद 4-5 लोग बचे होंगे, पर ये तो एक छोटी सी कम्युनिटी थी। ये वाकई हैरान करने वाला था, बाहर की तबाही देखकर। या तो ये लोग बहुत किस्मत वाले थे, या फिर बेहद समझदार। शायद दोनों। कुछ लोग शुरुआत में ही भाग निकले, आराध्या ने आगे कहा, जब हालात बिगड़ने लगे थे। लेकिन ज्यादातर। वो वाक्य अधूरा छोड़ गई। कहने की जरूरत नहीं थी। बाकियों को वायरस ने निगल लिया था, वही डरावने प्राणी बनकर जिनसे हम सब भाग रहे थे। तुम लोग तो काफी स्मार्ट और लकी रहे, मैंने सच्चे दिल से कहा। मेरे स्कूल में तो कोई बचा ही नहीं। सिर्फ आरव, लियम की ग्रुप ही जिंदा निकल पाई थी, मेरे और सिया के अलावा। शायद कुछ और लोग शुरुआती अफरातफरी में भाग निकले हों, पर मुझे शक था कि वो इस जीवित सुनामी से बच पाए होंगे। आरव की ग्रुप में 12 लोग बचे थे, जबकि उस स्कूल में एक दिन पहले तक 1000 से ज्यादा बच्चे थे, हंसते हुए, प्रॉम की बातें करते हुए, कॉलेज की चिंता करते हुए। अब वो जिंदगी जैसे किसी और ब्रह्मांड में थी। लेकिन लेक्सटन चार्टर स्कूल अलग था। ये अमीरों का स्कूल था, 300 से ज्यादा बच्चे कभी नहीं। छोटे क्लास, सीमित एडमिशन, और शायद यही कारण था कि कुछ लोग बच गए। हमारे भी कई साथी मारे गए, आराध्या ने कहा, पर जितने मर सकते थे उतने नहीं। शुक्र है, जिस दिन वायरस फैला, उस दिन बहुत लोग अनुपस्थित थे। मैंने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, अनुपस्थित? मतलब वो कहीं और संक्रमित हो गए?
पता नहीं। आराध्या ने सिर हिलाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था उस दिन से पहले, इसलिए शक होता है। मीरा एलेना ने अपनी बाहें सीधी की और झुंझलाहट से बोली, ये वायरस सामान्य नहीं है। बिना किसी चेतावनी के आया और सब कुछ खत्म कर दिया। न्यूज में तो बस यही कहते रहे कि मामूली फैलाव है, डरने की बात नहीं। हाँ, मैंने भी गहरी सांस लेकर कहा, मुझे भी याद है। मीडिया ने शुरुआत में सब हल्के में लिया। सरकारी डॉक्टर कह रहे थे, बस एक नया फ्लू वेरिएंट है, चिंता की जरूरत नहीं। हाथ धोते रहो, थोड़ा मास्क पहन लो। और फिर कुछ घंटों में दुनिया नर्क बन गई। फिल्मों में तो एक रात में दुनिया खत्म हो जाती है, मैंने कड़वाहट से कहा, पर असली दुनिया में तो चेतावनी मिलनी चाहिए थी ना। कोई संकेत, कोई उपाय। सब कुछ गलत लग रहा था। और फिर मेरी अपनी अवेकनिंग, वो रहस्यमयी ताकतें जो मुझ में जागी थीं, इस सबको और डरावना बना रही थीं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने नहीं आए? मैंने पूछा। तुम सब अमीर घरों से हो ना? ऐसे लोग तो हर मुसीबत का प्लान रखते हैं। दोनों बहनों के चेहरे बदल गए। आराध्या की नजर जमीन पर झुक गई और मीरा ने होंठ काट लिए। कोई नहीं आया, मैंने अविश्वास से कहा। ये तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, मंत्री, कारोबारी, फिल्म स्टार्स। अगर किसी को सबसे पहले बचाया जाना चाहिए था तो इन्हें। शायद वो लोग पहली लहर में ही संक्रमित हो गए, आराध्या ने धीरे से कहा। पर तुम लोग उनके बच्चे हो, मैंने दबे स्वर में कहा। हमें पता है, मीरा अचानक चीख उठी, उसकी आवाज कांप गई। लेकिन अगर, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं, आराध्या ने तुरंत टोका। हमारे पिता उस दिन ट्रैवल कर रहे थे। उम्मीद है वो सुरक्षित होंगे। उसके लहजे में उम्मीद से ज्यादा बेचैनी थी। मैं सोच में पड़ गया। उनके उच्चारण में एक हल्का अलगपन था। अंग्रेजी परफेक्ट थी, पर हर शब्द में किसी और भाषा की झलक। तुम लोग कहाँ के हो? मैंने पूछा। रूस, आराध्या ने शांत स्वर में कहा। आह, अब सब समझ आया। रूसी अमीर परिवार की बेटियां। और उनका यहाँ फंसना वाकई चौंकाने वाला था। तुम्हारे पिता के पास संसाधन होंगे, है ना? हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं, मैंने हल्की उम्मीद से कहा। मीरा का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं बच्चा हूं। भले ही वो आए, वो तुम्हें नहीं ले जाएंगे। मैं हक्का बक्का रह गया। वो मजाक नहीं कर रही थी, वो गंभीर थी। क्या? मैंने पूछा। आराध्या ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। मीरा ने होंठ भींच लिए। मैंने विषय बदलने का सोचा। तुम दोनों तीसरी मंजिल पर थे ना? फिर नीचे क्यों आईं? हम अपने फोन लेने आई थीं, आराध्या ने कहा और एक महंगा स्मार्टफोन दिखाया जिस पर नो सिग्नल चमक रहा था। हम पापा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पता था नेटवर्क नहीं है? फिर भी, मैंने पूछा। हमें लगा वो किसी तरीके से हमें ट्रैक कर लेंगे, उसने समझाया। सच कहूं तो ये सोच बुरी नहीं थी। अमीरों के पास कई सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है। फिर भी ये जोखिम भरा था, मैंने कहा। मीरा ने बाहें बांध लीं। जैसे हमारे पास और क्या रास्ता था? क्या तुम्हारी बहन उस टाइम ऑफ द मंथ पर है? मुझसे निकला ही नहीं कि मुंह से निकल गया। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तूने क्या कहा? आराध्या ने लंबी सांस भरी। माफ करना, वो बस तनाव में है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मीरा चिल्लाई। आराध्या ने मेरी चोट पर नजर डाली और धीरे से बोली, क्या मैं पट्टी बांध दूं? हाँ, मैंने हकलाते हुए कहा। वो करीब आई, इतनी करीब कि उसके बालों से आती फूलों की खुशबू तक महसूस हो रही थी।
उसकी आंखों में कोमलता थी, पर साथ ही हिम्मत भी। वो एलिट लेडी थी, जो डर के बीच भी शालीन लग रही थी। मीरा ने अपनी शर्ट फाड़कर कपड़े की पट्टी बनाई। रुको, ये जरूरत नहीं, मैंने कहना चाहा। चुप रहो, उसने काट दिया। उसकी जैकेट ने बस मुश्किल से ढका हुआ था, पर उसने परवाह नहीं की। आराध्या ने धीरे से पट्टी बांधी। उसके उंगलियों का हर स्पर्श जैसे मेरे सिर के दर्द को कम करता जा रहा था। हो गया, उसने कहा। धन्यवाद, मैंने धीमे से कहा। मीरा खिड़की की ओर देखने लगी, हाथों में बेचैनी थी। वो गुस्सैल थी, पर भीतर से टूटी हुई। मुझे उसकी हालत पर तरस आ गया। क्या देख रही हो, मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कुछ नहीं, उसने मुंह फेर लिया। ठीक है, मैंने कहा। हमें अब तीसरी मंजिल पर वापस जाना होगा। आराध्या ने सिर हिलाया। हाँ, सबके साथ रहना ज्यादा सुरक्षित है। मैंने चाकू उठाया। मीरा ने डरते हुए कहा, आराध्या, ये क्या? मैं हंस पड़ा। डरो मत, मैं बस रास्ता साफ करूंगा, हमला नहीं। आराध्या ने टूटी कुर्सी उठाई और उसे तोड़कर हथियार बना लिया। बेहतर है कुछ तो हथियार हो, उसने कहा। मैं आगे चलता हूं, मैंने कहा। तुम दोनों पीछे रहो और आसपास ध्यान रखना। दोनों ने सिर हिलाया। दरवाजे के पास पहुंचा, धीरे से हैंडल घुमाया। बाहर ज़ॉम्बी जैसी चाल से चलते संक्रमित लोग थे। मैंने धड़कने गिनी, इंतजार किया। एक गया, फिर दूसरा। अब मैंने फुसफुसाया। हम तीनों धीरे धीरे बाहर निकल गए। लेक्सटन चार्टर, दूसरी मंजिल। अब मैंने फुसफुसाते हुए कहा। दरवाजा धीरे से इतना खोला कि हम तीनों फिसलकर बाहर निकल सकें। इस विनाश के शुरू होने के बाद के थोड़े से समय में ही मैंने दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। संक्रमित लोग, इन्फेक्टेड, आवाज की ओर ऐसे खींचते थे जैसे कीट रोशनी की ओर, पर उनकी नजर काफी कमजोर पड़ चुकी थी। अगर आप उनकी सीधी लाइन में आते तो वो देख लेते, लेकिन साइड से वो कुछ नहीं पहचान पाते। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और हमें इसका फायदा उठाना था। मैंने जल्दी से सामने का हाल देखा। 5 संक्रमित लोग गलियारे में बेवजह टहल रहे थे। उनके शरीर अजीब और अस्वाभाविक तरीके से हिल रहे थे। सबसे नजदीकी वाला एक लॉकर के पास खड़ा था, हल्के हल्के झूलता हुआ। उसका फटा हुआ स्कूल यूनिफॉर्म खून और सड़े हुए धब्बों से भरा था। मैं झुक गया, घुटनों को थोड़ा मोड़ा और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे पीछे मीरा और आराध्या भी उतनी ही सावधानी से चल रही थीं। उनकी सांसें धीमी थीं, डर के बावजूद नियंत्रण में। पहला संक्रमित समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। एकदम खामोशी से मैं उसके पीछे पहुंचा। दाएं हाथ में चाकू मजबूती से पकड़ा और बाएं हाथ से उसके मुंह को दबा दिया। एक झटके में सिर पीछे खींचा और गले पर गहरा वार किया। गर्म खून मेरे हाथों पर बह निकला, लेकिन तभी एक डरावना ख्याल आया। क्या इतना काफी होगा? क्या ये लोग गला कटने के बाद भी चल सकते हैं? मैंने बहुत सी अफवाहें सुनी थीं। कोई कहता था सिर फाड़ो, कोई कहता था दिल पर वार करो। सामने वाला अभी भी कांप रहा था, जिंदा था। मैंने बिना वक्त गवाए उसका सिर पूरी तरह काट दिया। चाकू की आवाज जैसे कोई गीला कपड़ा फाड़ रहा हो, गलियारे में गूंज उठी। सिर लुढ़क कर एक दरवाजे से जा टकराया और शरीर धीरे से गिर पड़ा। उफ! मीरा ने घृणा से कहा, अपने मुंह और नाक को दोनों हाथों से ढक लिया। आराध्या ने नजरें घुमाई ताकि न देखे, लेकिन उसकी आंखें सामने की दिशा पर टिकी रहीं, पूरी सतर्कता के साथ। मैंने उसकी हिम्मत की तारीफ की, भले ही मेरा खुद का पेट मिचलाने लगा था। अभी 4 संक्रमित और बचे थे, और सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए हमें उन्हीं से होकर जाना था।
मेरे हाथ में चाकू खून से फिसलन भरा था। आर्यन, तुम कर सकते हो। तुम्हें करना ही होगा, मैंने खुद से कहा। दूसरा संक्रमित एक खुले क्लासरूम के पास खड़ा था, टेढ़ा झुका हुआ, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। मैंने अलग तरीका अपनाया, धीरे से उसके पीछे गया और चाकू सीधे उसके गले के पीछे से घुसा दिया। वो कराह भी नहीं पाया। मैं उसे पकड़कर कमरे के अंदर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से ठक ठक की आवाजें आने लगीं। वो अभी भी जिंदा था, पर फंसा हुआ। तीसरे ने आवाज सुनी और पलटने की कोशिश की, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया। मैंने उसका सिर पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार से दे मारा। टक्कर से झटका मेरे बाजुओं तक गया। ये लोग बेहद ताकतवर थे, पर उनकी हड्डियां टूट चुकी थीं। मैंने घुटना उसकी पीठ पर टिकाया और उसकी गर्दन काट दी। खून मेरी शर्ट पर बिखर गया, पर अब गिनने का वक्त नहीं था। ये सब जिंदा रहने की लड़ाई थी। तभी गलियारे के दूसरे सिरे से एक लड़की संक्रमित मेरी तरफ आई। उम्र मुश्किल से 16-17 होगी। उसका मुंह खुला था, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी वो खामोशी ज्यादा डरावनी थी। आर्यन, आराध्या चीख पड़ी। वो आ रहे हैं, मीरा ने भी चिल्लाया। मैंने पलटकर देखा, 3 और संक्रमित पीछे की गलियारे से हमारी ओर आ रहे थे। अब हम फंस चुके थे, दो तरफ से घिरे हुए। भागो, मैंने चिल्लाया। मैं सामने वाली संक्रमित लड़की की ओर दौड़ा। उसके हाथ लंबे, पतले और नाखून चाकू जैसे थे, पर वो बहुत धीमी थी। मैंने पूरे जोर से मुक्का मारा, उसका सिर पीछे जा टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मैंने वक्त गवाए बिना उसके ऊपर से छलांग लगाई और सीढ़ियों की ओर भागा। आराध्या, मीरा की चीख ने मुझे रोक दिया। पीछे देखा, वो संक्रमित लड़की अब भी जिंदा थी और उसने आराध्या का पैर पकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हड्डियां टूट सकती थीं। छोड़ दे उसे, मीरा चिल्लाई, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने टूटी कुर्सी का पैर उठाया और पूरी ताकत से संक्रमित के सिर पर मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर वार के साथ भयानक आवाज गूंजी, जब तक वो पकड़ ढीली नहीं पड़ी। चलो, मैंने दोनों को खींचा और सीढ़ियों की ओर भागे। संक्रमित लोग पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे। हमने दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। आराध्या लंगड़ा रही थी, उसका टखना सूज चुका था, पर वो रुकी नहीं। मीरा के हाथों में अब भी टूटी कुर्सी का पैर था। वो रो रही थी, पर रुक नहीं रही थी। थोड़ा और, मैंने कहा। मेरे कंधे पर टिक जाओ, मैंने आराध्या से कहा। वो चुपचाप सिर हिलाई और मैंने उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ाया। मीरा आगे थी, रास्ता साफ करती हुई। संक्रमित नीचे सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, रेंगते हुए, धीरे धीरे। इससे हमें कुछ पल का फायदा मिल गया। जैसे ही हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे, मीरा आगे बढ़ी और किसी संक्रमित से भिड़ गई। उसका वार सटीक था, संक्रमित लड़खड़ा गया। क्या हम आगे बढ़े? मीरा ने कांपते हुए पूछा। मैंने ऊपर देखा, तीसरी मंजिल की ओर। मेरा खून जम गया। ऊपर की सीढ़ियां संक्रमितों से भरी थीं, दर्जनों लोग एक दूसरे पर गिरते हुए, सड़ेगले शरीर, टूटी हड्डियां और डरावनी गुर्राहट। नहीं, ऊपर नहीं जा सकते, मैंने कहा। तो अब? आराध्या ने धीमी आवाज में पूछा। अभी के लिए यहां रुकते हैं, मैंने कहा। कोई सुरक्षित कमरा ढूंढना होगा। हम दूसरी मंजिल के गलियारे में आगे बढ़े। पहला दरवाजा दिखा, क्लास 2A लिखा था। मैंने तुरंत हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला। हम अंदर घुसे और मीरा ने पीछे से दरवाजा बंद कर ताला लगाया। क्लिक। शांत माहौल में वो आवाज बहुत तेज लगी, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी।
गुर्र। कमरे के कोने से डरावनी आवाज आई, एक नहीं 4 बार। अंधेरे में 4 संक्रमित छात्र खड़े थे, जो शायद शुरू से यहीं फंसे हुए थे। क्या मजाक है ये, मैंने बुदबुदाया। एक जगह से भागे और दूसरे में फंस गए। मीरा कांपने लगी, पर जब उसने अपनी बहन को देखा, जो घायल होकर भी खड़ी थी, उसकी आंखों में डर की जगह दृढ़ता आ गई। बैठो, मैंने आराध्या से कहा। हम संभाल लेंगे। मीरा आगे बढ़ी, कुर्सी का पैर पकड़े हुए। वो कांप रही थी, पर पीछे नहीं हटी। मुझे माफ करना, मीरा ने अचानक कहा। तेरे सिर पर जो मारा था, मैं डर गई थी। मैं हंस पड़ा। अभी माफी मांगने का टाइम चुना तुमने? वो भी हल्के से मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, मैंने कहा, चाकू उठाते हुए। डर में सब गलतियां करते हैं। तभी चारों संक्रमित हमारी ओर बढ़े। मैंने गहरी सांस ली, अब मेरी बारी थी। टाइम फ्रीज। सारी दुनिया रुक गई। संक्रमित बीच चाल में जम गए। मीरा का वार हवा में ठहर गया। यहां तक कि धूल के कण भी हवा में थमे हुए थे। सिर्फ 10 सेकंड। मैंने तेजी से पहला संक्रमित पकड़ा और उसका सिर फोड़ दिया। दूसरे को उसके शरीर से धक्का मारकर खिड़की की ओर फेंका, कांच टूट गया और वो नीचे गिर पड़ा। तीसरे पर वार करते हुए समय धीरे धीरे फिर से चलने लगा। मीरा का वार उसी पल पूरा हुआ। ठप। कुर्सी का पैर संक्रमित के सिर में धंस गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो उस पर झपटा और उसकी बाहें पकड़ लीं। मीरा चिल्लाई, आराध्या भागकर उसे बचाने आई। मैं पीछे से आया और चाकू उसके सिर के पीछे घुसा दिया। संक्रमित ढीला पड़ गया। मैंने उसका गला पकड़ा और खिड़की की ओर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। धड़ाम। वो नीचे गिरा और फिर सन्नाटा। मैं जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज थीं। आराध्या और मीरा दोनों कांप रही थीं, पर हम जिंदा थे। कम से कम अभी के लिए।